गोली दर्पण किसे कहते हैं? कल हमने आपको प्रकाश के परावर्तन के नियम आदि के विषय में जानकारी दी थी। आज देखिए गोली दर्पण किसे कहते हैं। गोली दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले का परावर्तक पृष्ठ अंदर या बाहर की ओर वक्रित हो उसे गोली दर्पण कहते हैं। ठीक है ना। गोली दर्पण जिस गोले का भाग, गोली दर्पण जो होता है वो गोले में से, खाली गोले में से काटा जाता है। तो उसमें दो तरीके के परावर्तक पृष्ठ निकलते हैं। एक परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है और एक परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है और ये वक्रित होता है, उसे गोली दर्पण कहते हैं। ये देखिए चित्र में हम आपको दिखा रहे हैं, ये गोली दर्पण गोला है, इस गोले से ये काटा गया है। ये वाला जो है भाग आपका परावर्तक पृष्ठ है, जिसमें ऊपर का भाग परावर्तक पृष्ठ होता है, अंदर के भाग में पालिश होती है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। जिसके ऊपरी पृष्ठ पर पालिश, अंदर के भाग में परावर्तक पृष्ठ होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। खाली जो आपका गोला है जिसमें से ये काटा गया है दर्पण को, दो प्रकार से दर्पण कटेगा, एक उत्तल दर्पण होगा, दूसरा अवतल दर्पण होगा। दोनों वक्रित होंगे। इसका एक भाग उत्तल दर्पण का परावर्तक होगा, एक भाग पे पॉलिश। इसी प्रकार अवतल दर्पण में एक भाग में पॉलिश और अंदर के भाग का परावर्तक पृष्ठ होगा। तो इस तरीके से गोली दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले के परावर्तक पृष्ठ अंदर या बाहर की ओर वक्रित हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। चूंकि ये गोले में से काट कर निकाला गया है, खोखले गोले से, इसलिए इसको गोली दर्पण कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब इसमें कुछ इसकी परिभाषाएं हैं। अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में दोनों में होता है मुख्य अक्ष होता है। एक मुख्य अक्ष जो होता है वो ध्रुव से वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा, ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा जो होती है वो मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिए। ध्रुव, मान लीजिए ये कोई गोला है, ये नीचे हमने बनाया है, ये देखिए यहाँ पर हमने बनाया है, ये आपका कोई दर्पण है मान लीजिए। तो इसका जो ध्रुव है, ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी ये जो है, ये दूरी जो गुजरने वाली रेखा जो है पूरी, ये मुख्य अक्ष कहलाती है। अब उसके बाद वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? गोली दर्पण जिस गोले का भाग है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। गोली दर्पण जो जिस गोले से काटा गया है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। मुख्य अक्ष जो है वो ध्रुव और वक्रता के केंद्र जो है उससे गुजरने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। उसके बाद वक्रता केंद्र जो है वो ये गोल जो दर्पण है आपका, जिस खोखले गोले का भाग है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। फिर आ जाइए अब वक्रता त्रिज्या। ठीक है ना। गोले की त्रिज्या जो होती है वो वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है ना। ये दर्पण जो है, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण, ये खोखले गोले का भाग होता है, काटा जाता है, ये वक्रित होता है। ठीक है, दोनों में मुख्य अक्ष भी होता है, अवतल दर्पण में भी उत्तल दर्पण में भी। वक्रता केंद्र भी होता है, वक्रता त्रिज्या होती है। वक्रता त्रिज्या जिस ये खोखले गोले का भाग है दर्पण, उस गोले की त्रिज्या जो है वही वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अब आ जाइए फोकस दूरी। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी,
ध्रुव से और केंद्र तक की दूरी ये वक्रता त्रिज्या हुई। इस वक्रता त्रिज्या की आधा जो होता है वो फोकस दूरी होता है। या यूं कह लीजिए, इसे दो प्रकार से कह सकते हैं, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी या वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी। दो तरीके से इसको कह सकते हैं, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी या वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी। दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ध्रुव कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ जो होता है वो दो अवतल भी होगा या उत्तल होगा, ठीक है ना। उसका जो केंद्र है वो ध्रुव कहलाता है। मान लीजिए आपका अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के अंदर का भाग जो होता है वो परावर्तक पृष्ठ होता है। तो जो आपका अवतल दर्पण है उसके परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ध्रुव कहते हैं। ठीक, तो हमने आपको उत्तल दर्पण अवतल दर्पण के कुछ परिभाषाएं हैं वो बता दी। मुख्य अक्ष क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, फोकस दूरी क्या है, दर्पण का ध्रुव क्या है, फोकस किसे कहते हैं ये भी जान लीजिए। फोकस दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे फोकस कहते हैं, इसको भी याद रखिएगा। अब उत्तल दर्पण के उपयोग और अवतल दर्पण के उपयोग, इनका उपयोग कहाँ किया जाता है? उत्तल दर्पण का उपयोग आपने देखा होगा, ट्रक बस के ड्राइवर जो होते हैं उनके बगल में एक शीशा लगा रहता है। उस शीशे में वो पीछे की गाड़ियों को देखते रहते हैं कि कोई गाड़ी पीछे से आ रही है तो हमसे कितनी दूर है हमारी गाड़ी से। तो उस शीशे में पीछे की गाड़ियों का प्रतिबिंब जो है सीधा और छोटा बनता है, वो उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा, आभासी, सीधा आपको कल हमने बताया है, जहां सीधा प्रतिबिंब बने उसको समझ जाइए आभासी। सीधा प्रतिबिंब और छोटा प्रतिबिंब, अगर पीछे वाली गाड़ी का पूरा प्रतिबिंब अगर हम दर्पण में लेना चाहेंगे तो नहीं आएगा। तो इसलिए हम जो उत्तल दर्पण हम लगाते हैं ड्राइवर के बगल में, दोनों साइडों में लगे रहते, कभी कभी दोनों गाड़ी के दोनों ओर जो है शीशे लगे रहते हैं, उसमें पीछे वाली आने वाली गाड़ियों का प्रतिबिंब दिखता है, वो उत्तल दर्पण होता है। इसके अलावा स्ट्रीट लैंप में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं स्ट्रीट लैंप में? देखा होगा आपने, जो रोड पे लाइटें लगी रहती हैं उसमें जो शीशा होता है वो उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण का ही प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि उत्तल दर्पण का काम है रोशनी को फैलाना, ठीक है ना। तो अगर उत्तल दर्पण है तो रोशनी फैलेगी, इसलिए वहां पर उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण के उपयोग देख लीजिए। अवतल दर्पण का उपयोग टार्च में, सर्च लाइट के, वाहनों के हेडलाइट में प्रयोग करते हैं, क्योंकि वाहनों में जो हेडलाइट में जो रोशनी होती है वो एक जगह केंद्रित होती है, ठीक है ना, फैलती नहीं है ज़्यादा। दूसरा, सेविंग करने में, जहाँ आपको छोटा प्रतिबिंब, छोटी चीज़ को बड़े रूप में देखना हो, वहाँ दांत के जो डॉक्टर होते हैं, दांत कान नाक के डॉक्टर जो होते हैं, वो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। उसके द्वारा वो नाक के अंदर या कान के अंदर या दांत के अंदर जो समस्या होती है उसको वो देख लेते हैं। तो वो डॉक्टर लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, नाक, कान और दांत वाले। अब आ जाइए दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र अवतल और उत्तल दोनों दर्पणों के लिए वस्तु से, ध्रुव से वस्तु तक की दूरी U कहलाती है। ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी V कहलाती है। ध्रुव से फोकस केंद्र तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। अगर हम फोकस दूरी को F, वस्तु की दूरी U, प्रतिबिंब की दूरी V ले, तो दर्पण सूत्र होता है
1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये दर्पण सूत्र है, इसे आप याद रखिएगा। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी है, कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है। u क्या है? वस्तु की दूरी है। अगर कहें कि लेंस का सूत्र बताइए, लेंस में क्या प्रयोग करेंगे? लेंस में भी यही सूत्र होता है, लेकिन यहां पर धन की जगह ऋण हो जाएगा। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है ना? तो ये दर्पण सूत्र कहलाता है। अब आ जाइए, आवर्धन किसे कहते हैं? आवर्धन वह आपेक्षिक विस्तार जिसमें ये ज्ञात हो कि प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है, गोली दर्पण का आवर्धन कहलाता है। ठीक है ना? यानी अगर आवर्धन को हम m से व्यक्त करें तो m बराबर होता है v/u। v क्या है? v है आपकी, अभी हमने बताया आपको, v है प्रतिबिंब की दूरी और u है वस्तु की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की, ध्रुव से वस्तु तक की दूरी के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। क्या इस प्रकार से भी कह सकते हैं? वह अपेक्षिक विस्तार जिसमें यह ज्ञात हो कि प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है। ठीक है ना? प्रतिबिंब जो है वस्तु से कितने गुना बड़ा है या छोटा है, इसे कहते हैं गोली दर्पण का आवर्धन। इसके बाद है अब प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? आपने प्रकाश का परावर्तन पहले पढ़ा, अब अपवर्तन। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो यह दूसरे माध्यम में अपने मार्ग से भटक जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश की चाल जो है हर माध्यम में अलग अलग है। हवा में अलग है, तेल में अलग है, पानी में अलग है, कांच में अलग है। तो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाती है तो उसका जो रास्ता है, जो मार्ग है, अगर अब उसमें अभी आगे हम बताएंगे आपको कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने में क्या होता है। तो जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है या भटक जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। समझ में आ रही बात? प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, हट जाता है। ठीक है ना? मार्ग से भटक जाता है या कह लीजिए या विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है? कारण अभी हमने आपको पहले ही बताया कि प्रकाश की चाल हर माध्यम में अलग अलग है। कांच में अलग है, पानी में अलग है, वायु में अलग है, तेल में अलग है। तो प्रकाश की चाल हर माध्यम में अलग अलग है। इसी कारण से जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, जिसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। उसके बाद अब आ जाइए अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के 3 नियम हैं। पहला, अभी हमने आपको ऊपर कहा था, कि अभी हम आगे बताएंगे आपको, जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाएगी। सघन का मतलब होता है घना माध्यम, विरल का मतलब होता है घना माध्यम जो ना हो। ठीक है ना? जैसे हवा विरल माध्यम है, पानी सघन माध्यम है। तो जब कोई सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश प्रवेश करती है तो बीच में एक अविलंब होता है, उससे दूर हो जाती है। ठीक है ना? और जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा प्रकाश की किरण तो वो अविलंब की ओर झुक जाती है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए, ये मान लीजिए आपका कोई दर्पण है, वो है, और ये मान लीजिए समांतर रेखा है। प्रकाश की किरण
यहाँ आई, ठीक है ना। आने के बाद मान लीजिए ये अभिलंब है आपका, ये अभिलंब है, ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है। सघन से विरल में आएगी तो इस तरीके से झुक जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी, ठीक है ना। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगी तो अभिलंब की ओर, ये देखिए लिखा है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, पास में नहीं आएगी बल्कि दूर चली जाएगी, ठीक है ना, दूर। और जब विरल से सघन में आएगी, ये माध्यम विरल है, ये माध्यम सघन है, जब विरल से सघन में आएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, झुक जाएगी। ध्यान रखिएगा, जैसा हम कह रहे हैं कि सघन से विरल में जब आएगी, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, और जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो अभिलंब, ये अभिलंब है, ठीक है ना, ये अभिलंब है, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ये अपवर्तन का पहला नियम है। दूसरा है आपतित किरण, इसमें भी होती है, ये जो आकर टकराती है ये आपतित किरण है। ये अपवर्तित, परावर्तित नहीं, अपवर्तित, क्योंकि अपवर्तन हो रहा है। अपवर्तित किरण कौन सी है, ये है, और अभिलंब ये है, तीनों एक ही तल में होते हैं। तीसरा, ये जो आपका कोण बन रहा है, ठीक है ना, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में, इसको अगर हम साइन आई कर लें और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में ये साइन आर हो गया, साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर बराबर होता है स्थिरांक। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, या यूं कह लीजिए आप कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिरांक होता है, ठीक है ना। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिरांक होता है। अब प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण कैसे आप देखेंगे, कहाँ अपवर्तन, हम ऊपर आपको बताना चाह रहे थे, नीचे आ गया। एक गिलास पानी लीजिएगा, उसको कांच की गिलास में पूरा भर लीजिएगा पानी को, एक पेंसिल डाल दीजिएगा उसमें। ये प्रयोग आप घर में करके देख सकते हैं। आप उस पेंसिल को देखिए, वो टेढ़ी दिखाई देगी आपको पानी के अंदर, ठीक है ना। ये क्यों हो रहा है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। ये अपवर्तन का नियम है। तो आपको पेंसिल टेढ़ी दिख रही है, अगर आप थोड़ा सा दाएं बाएं से उसको देखेंगे, सीधे ना देख के थोड़ा सा दाएं से बाएं से देखें तो आपको पेंसिल पानी के अंदर टेढ़ी दिखाई पड़ेगी। ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण। या एक नींबू वगैरह कुछ डाल दीजिएगा पानी में, ठीक है ना, उसके बाद उसको देखिएगा तो आपको वो बड़ा दिखाई देगा। वो नींबू आपको पानी के अंदर काफी बड़ा दिखाई देगा। ये कुछ अपवर्तन के उदाहरण हैं जिन्हें आप घर में करके देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आज आपने जो पढ़ा गोली दर्पण के बारे में, उसकी परिभाषाएं पढ़ी, अवतल दर्पण के उपयोग, उत्तल दर्पण के उपयोग, दर्पण सूत्र पढ़ा, उसके बाद आवर्धन किसे कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, अपवर्तन का कारण क्या है। अपवर्तन का मुख्य कारण है कि हर माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। अपवर्तन के 3 नियम पढ़े, उसके बाद अपवर्तन के कुछ आपने उदाहरण पढ़े। तो इतना ही आज का काम है। इनको फेयर कॉपी में लिखते जाइए, लिख के याद भी करते चलिए, और जहाँ समझ में ना आए, कोई दिक्कत समस्या हो तो उसको पूछें जरूर, ठीक है ना। एक फेयर कॉपी भौतिक विज्ञान की बना लें, उसमें लिखते चलें सारी परिभाषाएं,
अभी प्रश्नावली आएगी तो उसे भी कराएंगे, आंकिक प्रश्न जो होंगे वो भी, न्यूमेरिकल जो होंगे वो भी कराएंगे। और इन्हें समझने की कोशिश करें। जहाँ दिक्कत हो वहाँ आप हमसे व्हाट्सएप पे या सीधे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। आज का काम यहीं पर समाप्त।